जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आपको पता है कि जैसे ही न्यू वीक नए सप्ताह शुरू होते हैं वैसे ही आपका जो है अगले सीरीज भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम MSN 1 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जबरदस्त वीडियो है, देखिएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का, ठीक है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस में दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन। एक तो सीधा टीबी पूछ लेगा, तो टीबी क्या होता है बताना रहेगा, प्रकार पूछेगा, जैसे ब्रेन टीबी, स्किन टीबी, ठीक है ना, अलग अलग टीबी का प्रकार होता है, तो उसमें लंग्स टीबी, ये सब प्रकार है। लेकिन जो आपसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पल्मोनरी टीबी का पूछता है तो पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है फेफड़ा में होने वाला टीबी, समझ गए। पल्मोनरी मतलब फेफड़ा और ट्यूबरकुलोसिस मतलब पीटीबी, पीटीबी मतलब पल्मोनरी टीबी। अब जब टीबी के बारे में पूछेगा तो हम लोग इसे क्षय रोग, तपेदिक और टीबी के नाम से जानते हैं। इसका कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध सब चीज पूछेगा आपसे। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये टीबी होता क्या है। क्षय रोग, हमसे पीटीबी के बारे में पूछ रहा है, तो पीटीबी है क्या? फेफड़ा में होने वाला टीबी है, समझ गए। क्षय रोग, तपेदिक या टीबी एक संक्रामक रोग है। क्या है? यह एक संक्रामक, यह एक फैलने वाला रोग है, यह एक इन्फेक्टेड डिजीज है, समझ गए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो किसके कारण फैलता है? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। नाम याद रखिएगा, क्योंकि यह संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग तभी ना होगा जब कोई ना कोई जीवाणु या कोई ना कोई वायरस अगर अटैक करे, तभी संक्रमण होता है। तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु के द्वारा होता है, जिस जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, समझ गए, याद रखिएगा, पूछता है। इसका मुख्य रूप से व्यक्ति में यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब ये जो पीटीबी है, पीटीबी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह फेफड़ा को अटैक करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, समझ गए। तो यह मुख्य रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है, इतना समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग जानेंगे कारण, क्योंकि हमसे पूछा है कि भाई टीबी होगा किस कारण से होगा, कौन कौन से कारण है। तो टीबी होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आप लोग पहले ही जान गए कि यह बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, समझ गए ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण आपको जो है ये आपका होगा। तो पहला तो बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे। उसके बाद अन्य कारण में जैसे गरीबी, गरीबी कैसे होगा? बढ़िया से पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर रहेगा, तो ये जो बैक्टीरिया है अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो टीबी हो सकता है। तो गरीबी एक कारण बनता है। कुपोषण, वही चीजें हैं, गरीबी से ही रिलेटेड कुपोषण है। अब मान गए बढ़िया से खाना पीना, बढ़िया से भोजन नहीं मिले, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगा, तो बॉडी में अटैक करेगा इन्फेक्शन, तो कुपोषण भी एक कारण बनता है। साक्षरता की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। अब टीबी होने के कारण में साक्षरता का क्या काम है? तो साक्षरता इसलिए रीजन बनता है कि जैसे कोई पढ़े लिखे व्यक्ति है तो गंदे इलाका में जाएंगे तो मास्क लगा कर जाएंगे, ठीक है, देखेंगे डस्ट धूल ये सब ज़्यादा है तो मास्क लगाएंगे, समझ गए, ताकि सामने वाला का भी जो है श्वसन का असर हमारे ऊपर ना पड़े, समझ गए। हाथ पैर धोकर भोजन करेंगे, मतलब एक साक्षरता के जो है दिखाता है कि व्यक्ति कैसे रह रहा है, ठीक है ना। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी कारण बनेगा, जिसमें नहीं होगा वो इस सब चीज नहीं करेगा। पर्यावरणीय अस्वच्छता, अनहाइजीनिक कंडीशन। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं वो पर्यावरण आसपास दूषित है, उसी दूषित में आपका हो सकता है ये जीवाणु मौजूद होगा और वह आपके श्वसन के जरिए अंदर चला जाएगा। तो पर्यावरणीय अस्वच्छता भी कारण बनता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाका, अब मान गए अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाका है, वहां पे आप थोड़ी ना जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस चीज से ग्रसित है। अब इतना भीड़ है कि उसमें मान गए हो सकता है टीबी का भी व्यक्ति हो जो टीबी से ग्रसित हो। अब वो टीबी वाला व्यक्ति श्वसन छोड़ेगा तो उससे में जीवाणु रहता है छोड़ने पर, और उस छोड़े हुए गैस को कोई दूसरे व्यक्ति जो है वातावरण से श्वसन में लेता है तो होने का खतरा रहता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाका में मास्क वगैरह लगाकर जाइए। परिवार में किसी को टीबी, अब हिस्ट्री होता है, फैमिली आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या किसी को टीबी है वगैरह वगैरह, तो एक कारण बनता है परिवार में भी अगर टीबी है तो। धूम्रपान भी इसका कारण बनता है क्योंकि आपके फेफड़ा को कमजोर करता है और उस कंडीशन में आपके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करता है, समझ गए। शराब भी कारण बनता है। तो ये सब जो है कुछ कारण है जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन कारणों को ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। संचार का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टीबी कैसे एक से दूसरे में किसी व्यक्ति को फैलता है। तो यहाँ पे अब हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि कैसे ये फैलता है। जो कि संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग भाई फैलता भी है, तो फैलता है कैसे फैलेगा, कैसे एक से दूसरे में यह ट्रांसमिशन जो है होगा। तो देखिए, जो ये टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी जो होता है, यह मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है। यानी ड्रॉपलेट संक्रमण, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिंदुक संक्रमण होता है। जो कोई पॉजिटिव व्यक्ति है, पॉजिटिव मीन्स अगर कोई टीबी वाले पॉजिटिव व्यक्ति है, जिसको टीबी है, तो अगर वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, बोल रहा है, और कहीं ना कहीं खांसने, छींकने, थूकने और बोलने के माध्यम से उसके मुंह से कुछ न कुछ छींटा निकलता है। आप लोग भी देखते महसूस करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल व्यक्ति से भी निकल जाता है, तो उसके पॉजिटिव व्यक्ति के मुंह से अगर निकलता है ये सब बोलने, खांसने, छींकने के बाद, तो उसके, चूँकि वह पॉजिटिव है, तो उसके बॉडी से कोई भी सिक्रेशन होगा, कुछ भी निकलेगा, तो उसमें तो भाई वो बैक्टीरिया है ही, तो वह छींकता है, खांसता है, और कुछ भी अगर उसके मुंह से निकल रहा है, इनहेल, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको इनहेल कर रहा है, अपने श्वसन के जरिए उसे ले लिया, तो उसे ही हम लोग जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये ड्रॉपलेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके टीबी को फैलाने के लिए। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, ओके। अब इसमें होता यह है, मस्ट रूप से आप लोग देख लीजिए, फेफड़ा को प्रभावित करता है। आपको फेफड़ा में जो है यह संक्रमित कर देता है। फेफड़ा के किसी भाग में आपको जो है चिट्टी टाइप से यह जो है हो जाता है। अगर किसी को टीबी होता है तो यह फेफड़ा में होल टाइप, आपको लगेगा कि फेफड़ा में छेद हो गया है, ठीक है ना। इस टाइप से एक दो जगह पर जो है चिट्टी टाइप से मार देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्पॉट जो देख रहे हैं, तो यह फेफड़ा में आपका स्पॉट जो है दिखता है, समझ गए। तो यही फेफड़ा को प्रभावित करता है जब टीबी होता है, तो समझ गए। अब इसमें सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को बुखार रहता है, समझ गए, रात्रि में पसीना आता है व्यक्ति को, समझ गए। उसके बाद हमेशा जो है कफ बना रहता है व्यक्ति के अंदर, समझ गए। और जब वो खांसता है, जब वह थूक बीगता है, तो उसमें जो है ब्लड आता है, समझ गए। उसके चेस्ट पेन होता है, श्वसन, सांस लेने में कष्ट होने लगता है, क्योंकि फेफड़ा को इफेक्टेड कर दिया है, तो सांस लेने में परेशानी होगा ही। और जब सांस लेने में परेशानी होगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा। ऑक्सीजन का जब कमी होगा तो व्यक्ति में ब्लड का जो लेवल है, एनीमिया, वो भी हो सकता है। इसमें जो है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, समझ गए। तो इस टाइप से बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मेन जो लक्षण है, मेन लक्षण ये लक्षण है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, समझ गए। इससे अब बुखार होता है, व्यक्ति कमजोर हो ही जाएगा। बुखार में हेडेक होता है, समझ गए, पूरे बॉडी में दर्द होता है, तो इससे रिलेटेड होगा। नाइट में जो है पसीना चलता है, आदमी बेचैन होता है, समझ गए। कफ बनेगा, खांसने में, थूकने में ब्लड आता है, तो ये सब होगा, समझ गए। चेस्ट पेन होगा, सीने में जो है दर्द होगा, और सांस जो लेगा वो व्यक्ति जो है उसमें कठिनाई होता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है आपके होते हैं, ठीक है। यही लक्षण है, यहाँ पे देख लीजिए, क्रॉनिक कफ, लंबे समय तक कफ होता है, समझ गए। बलगम में रक्त आना, वही बलगम में थूकने पर जो है रक्त आता है। एनीमिया होता है, बता दिए। वजन काफ़ी कमने लगता है व्यक्ति का, बुखार रहता है, समझ गए। और व्यक्ति में चक्कर आने लगता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस तेज चलने लगता है, भूख नहीं लगता है व्यक्ति के अंदर, रक्त का उल्टी हो सकता है। तो ये सब मैं आपको लक्षण बता दिया, ये आप लोग लिखिएगा, समझ गए। अब रही बात इसके निदान, भाई अगर किसी को टीबी होता है, पीटीबी या टीबी होता है, तो उसमें आप क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक डॉक्टर क्या क्या डायग्नोस्टिक लिखते हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस में कोई अगर इन्फेक्शन वाला बीमारी हो तो आप उसको हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास लेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये दो महत्वपूर्ण है। हर एक बीमारी में आप लोग डायग्नोसिस में लिख दीजिएगा, ठीक है। रही बात, चूँकि फेफड़ा में समस्या है तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, समझ गए। टीबी का टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ये टेस्ट करवाते हैं हम लोग। टीबी का पीसीआर टेस्ट होता है, वो करवाते हैं। एफएनएसी टेस्ट होता है, तो ये सब जो है टेस्ट जो है हम लोग जो है करवाते हैं टीबी में, समझ गए। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब आगे अगर कोई मान गए टीबी है, तो टीबी और क्या रूप ले सकता है और क्या जटिलता जो है उत्पन्न कर सकता है। तो टीबी अन्य जटिलता में ये उत्पन्न कर सकता है कि यह अन्य अंगों में फैल सकता है, जैसे स्किन में, ब्रेन में, समझ गए। तो अन्य यह हिस्सों में फैल सकता है टीबी, समझ गए।
इसमें आपका रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है। अगर टीबी बहुत खतरनाक रूप ले लेगा तो आपका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो जाएगा। जब श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा तो व्यक्ति श्वसन नहीं कर पाएगा, फिर डेथ हो जाएगा। समझ गए? खून में व्यक्ति को कमी हो जाता है और लास्ट में मृत्यु हो जाता है। तो ये कुछ जटिलता है। जटिलता तभी होता है जब कोई बीमारी काफ़ी भयंकर रूप ले लेता है। समझ गए? रही बात इसके उपचार की, तो टीबी में जो उपचार होता है मैं बता दूं, टीबी के उपचार हेतु सर्वप्रथम जो दवाइयाँ दी जाती है वो कुछ दवाइयाँ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए आपसे बार बार ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। समझ गए? तो आप जो है इसको जो है ज़रूर याद रखिए। मैं पहले भी बताया था, इसका एक आप लोग याद रखिए, PRICE। एक होता है प्राइस। प्राइस मतलब जो कीमत होता है वो प्राइस नहीं है, ठीक है? आप इसे प्राइज करके याद रखिएगा, PRISE। अब कैसे ये याद करने में अच्छा करेगा? देखिए, P फॉर पैराजिनामाइड, P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, ठीक है? S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, E फॉर इथाम्बुटॉल। याद रहेगा? P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड E फॉर इथाम्बुटॉल। ये 5 महत्वपूर्ण दवाइयां हैं टीबी में जो है चलता है। समझ गए? यह एंटी ट्यूबरकल मेडिसिन है ये सब, और ये दवाइयां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से जो ये रिफाम्सिन है, यह रिफाम्सिन आपका टीबी में भी चलता है और यह आपका कुष्ठ रोग में भी चलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सी दवाई है जो टीबी और कुष्ठ दोनों में चलता है? तो रिफाम्सिन, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप इसका डोज याद करना चाहते हैं तो डोज यहाँ पे दिया गया है, डोज याद कर सकते हैं। आइसोनिजाइड के लिए 600 mg, रिफाम्सिन भी 400 450 से 600 mg, पैराजिनामाइड 1500 mg और इथाम्बुटॉल जो है आपका 1200 mg, ठीक है? और 750 mg। अब ये डोज कैसे कहिएगा कि हम कैसे याद रखें डोज, मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग PRISE प्राइज याद रखे हैं ना, तो P सबसे आगे है तो याद रखिएगा ओ पैराजिनामाइड, P से पैराजिनामाइड और सबसे पहले है, मीन्स यह सबसे ज़्यादा डोज का है। तो 1500 mg का है तो 1500 mg का पैराजिनामाइड सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा डोज का है। ओके? उसके बाद जो इथाम्बुटॉल है यह सेकेंड सबसे ज़्यादा डोज का है, इथाम्बुटॉल तो सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट वाला जो इथाम्बुटॉल है यह जो है पैराजिनामाइड से थोड़ा कम है, यानी 1200, लास्ट वाला ये 1200। बाकी जो बीच वाला है 400 500 700 यही है, ठीक है ना? स्ट्रेप्टोमाइसिन इससे कम है तो 750 होगा, ठीक है? फिर इससे कम आपका आइसोनिजाइड है तो 600 होगा, ठीक है ना? उसके बाद रिफाम्सिन है तो 450 से 600। तो याद करना बड़ी आसान है, पहले सबसे बड़ा पैरा, उसके बाद ई, फिर ई और फिर ई और जब ई, याद रखिएगा, बड़ी आसान है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं मान गया कि आप 5 दवाई तो चलता है टीबी में, लेकिन उसके बाद जो होता है आपको मैं बता दूं कि कुछ उपचार जो है दिए जाते हैं। जैसे चलता है डॉट्स थेरेपी, ठीक है ना? डॉट्स थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह डॉट्स थेरेपी आप लोग नाम सुने होंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें जो है होता यह है कि मरीज को डायरेक्ट स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर, PHC पर जाकर वहाँ पर दवाई जो है स्टाफ के निगरानी में दिया जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना? ये है। इसके अंतर्गत जो दवाइयाँ होती है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन में दी जाती है। समझ गए? चलिए, ये हो गया। 7वां है, टीबी को रोकने हेतु नवजात शिशुओं को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, जो जन्म के समय ही लग जाता है और लगना भी चाहिए। तो ये सब कुछ उपचार है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? याद रखिएगा। अब आते हैं नर्सिंग प्रबंध क्या होगा। तो टीबी वाले मरीजों को आप स्वास्थ्य शिक्षा भी देंगे, नर्सिंग प्रबंध भी करेंगे, सब चीज़ होता है, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नर्सिंग प्रबंध। मैं बार बार बताता हूँ, नर्सिंग प्रबंध आपको एग्जाम में टॉपिक चुनना है। कैसे टॉपिक चुनना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना? टॉपिक कहाँ से चुनेंगे? लक्षण और कारण से जो है आपको चुनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लक्षण है, लक्षण में क्या है? लक्षण में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? समझ गए? इसमें बुखार होता है मेन, तो बुखार के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे वो चीज़ें लिखेंगे। पहला पॉइंट बुखार का प्रबंध होगा। दूसरा प्रबंध क्या चीज़ करेंगे? रक्ताल्पता, एनीमिया का प्रबंध। एनीमिया के प्रबंध के लिए फॉलिक एसिड देते हैं, ज़्यादा कम जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। इसमें व्यक्ति को ऑक्सीजन सेचुरेशन कम सकता है, समझ गए? तो ऑक्सीजन का प्रबंध करेंगे, समझ गए? दूसरी चीज़ें, इसमें व्यक्ति का पोषण काफ़ी ख़राब हो जाता है, भूख नहीं लगता है, तो पोषण का प्रबंध करेंगे, मरीज के हिसाब से पोषण का प्रबंध होगा, ठीक है ना?
उसके बाद व्यक्ति को जो है संक्रमण से बचाएंगे, संक्रमण का प्रबंध, ठीक है ना, ताकि और भी कोई संक्रमण ना हो, तो संक्रमण का प्रबंध करेंगे, समझ गए ना। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जो है क्या करना है, प्रबंध करके और उसके अंदर चीज़ों को आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं तो सीधा यहाँ पे दे दिया हूँ कि नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या होगा। जैसे देख लीजिए, रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करें, रोगी से मिलने वालों की संख्या को नियंत्रित करें क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। रोगी को मुख्यतः टीबी वार्ड में ही रखना चाहिए, जहाँ भी टीबी वार्ड हो। रोगी को रोग फैलने और रोकने संबंधी शिक्षा एजुकेशन देंगे। रोगी को एकांत प्रदान करनी चाहिए। रोगी के अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल रहा है उसको उचित तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, वरना उससे दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। रोगी को दी जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, साइड इफेक्ट का। किसी भी प्रकार का अगर जटिलता हो, दुष्प्रभाव हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, ठीक है ना। आगे है, रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समझ गए। रोगी को डाइवर्सनल थेरेपी प्रदान करनी चाहिए। रोगी एवं उसके परिजनों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये तो हो गया नर्सिंग प्रबंध। देखिए, नर्सिंग प्रबंध कोई भारी चीज़ नहीं है, आप खुद से सोच के लिखिए। आप कारण जान गए, लक्षण जान गए, इसमें होता क्या है बीमारी में वो जान गए, तो नर्सिंग प्रबंध तो उसी चीज़ में तो हेल्प किया जाता है। डॉक्टर जो चीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें नर्स जो है देखभाल करती है, कुछ चीज़ें अपना से भी नर्स जो है सहायता करती है मरीज को। तो नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट काम ही तो नर्सिंग प्रबंध हो गया ना। जो जैसा मरीज है, जो जैसा बीमारी है, वैसा प्रबंध हम करते हैं, वैसा प्रबंध हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो वही तो नर्सिंग प्रबंध हो गया। अब इसके लिखने का तरीका है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लाइन से लाइन 1 2 3 4 5 जितना लाइन हमें लिख पाते हैं लिख दिए। एक तरीका होता है नर्सिंग प्रबंध लिखने का, एक तरीका ये होता है कि हम पहले 4-5 पॉइंट दिमाग में सोच ले कि इसमें मेन चीज़ें क्या क्या होगा, क्या क्या हमको प्रबंध क्या करना है। तो हम लोग सोच लिया, छाती में दर्द होता है तो चेस्ट पेन के लिए हम लोग जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देख लिए कि फीवर होता है इसमें, तो फीवर के लिए प्रबंध करेंगे। क्रॉनिक कफ होता है तो कफ के लिए प्रबंध करेंगे। तो 4 लाइन सब में लिखते जाएंगे, समझ गए। हम देखते हैं कि इसमें एनीमिया होता है तो एनीमिया के लिए प्रबंध करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको 5-7 स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा देंगे, महत्वपूर्ण है टीबी वाले मरीजों का। तो एक जो है स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, प्रबंध में ये भी रहेगा, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नर्सिंग प्रबंध के, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो, समझ गए ना। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद है जहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यूटीआई के बारे में मिलेगा, यूटीआई कहा जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, वो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो आज का ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ से आराम से लिख पाएंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। किसी भी स्टेट से आप तैयारी करते हैं नर्सिंग का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा। तो हिंदी इंग्लिश में आप आराम से खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ पे शुरू। सबसे पहला यहाँ पे समझ लीजिए, यह MSN 1 का है, ओके। MSN 1 का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का है। यूटीआई के बारे में हमको लिखना है, ठीक है ना। देखिए यूटीआई होता क्या है। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र नली का संक्रमण, समझ गए, मूत्र नली का संक्रमण। परिभाषा, यूरिनरी तंत्र के किसी भी भाग का संक्रमण, किडनी हो, ब्लेडर हो, यूरेटर हो या यूरेथ्रा हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है, समझ गए। मूत्रनाल का संक्रमण जो होता है यूटीआई कहने का मतलब है कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम जो है आपका मूत्रीय तंत्र है। तो मूत्रीय तंत्र में जितने भी ऑर्गेन हैं, चाहे वो आपका किडनी हो, चाहे वो आपका ब्लेडर हो, ठीक है, या फिर आपका यूरेटर हो, मूत्रनली हो, या आपका मूत्र मार्ग हो, यूरेथ्रा हो, इन सब में इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना ही जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है, समझ गए। बेसिकली चूँकि नाम से ही है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ही होगा, दूसरा चीज़ तो होगा नहीं, बातें को ध्यान में रखिएगा। तो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी भाग में संक्रमण, जैसे किडनी, मूत्राशय, मूत्रनली और मूत्र मार्ग में किसी भी भाग में इन्फेक्शन होना, ये जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है, ओके। इसके लक्षण क्या होते हैं। मान गया अगर किसी को यूटीआई हो जाता है, अक्सर ये लोगों को होता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, तो इसके लक्षण होगा कि मूत्र त्याग करने में आपको जलन आएगा व दर्द आएगा। यूटीआई का पहला सिस्टम यही होता है कि आपको अगर यूरिन करने में, मूत्र त्यागने में अगर जलन आए, ठीक है, हार्डनेस आए, जलन आए और पेन हो, तो समझिए आपका यूटीआई का सिम्टम्स वो हो सकता है।
अचानक बार बार मूत्र त्याग करने की ज़रूरत। अब ये होता ये है कि अचानक से आपको जो है यूरिन लगेगा, और जब आप यूरिन करने जाएंगे, मूत्र करने त्यागने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मूत्र कम्प्लीटली होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा होगा, बार बार होगा। तो ये इसका सिम्टम्स होता है। मूत्र में तीखी दुर्गंध आएगा, मूत्र में एक अलग से नॉर्मल से हटके आपको दुर्गंध आ सकता है। पीठ के निचले भाग में दर्द होगा। जब यूटीआई होता है, आपके यूरिन में इन्फेक्शन होगा, तो आपके बैक साइड के निचले भाग में दर्द भी होने लगता है। ठीक है, आपको थकान और अस्वस्थ आप खुद को महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको रेस्टलेस फील हो सकता है, बेचैनी लग सकता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं। मेन यूरिनरी सिम्टम्स का मेन लक्षण है कि यूरिन पास करने में कठिनाई आएगा, बार बार लगेगा, कंप्लीट रूप से यूरिन नहीं निकलेगा। आपको लगेगा कि हमारा जो यूरिन है अभी कंप्लीट नहीं निकला है, करने के बाद भी आपको जो है लगेगा कि अभी यूरिन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, अभी लगा ही है। इस टाइप से आपको सिम्टम्स में लगेगा। ठीक है, अचानक से बार बार होगा, कंप्लीट नहीं होगा। मूत्र त्यागने में आपको जलन आएगा, हार्डनेस आ सकता है, समझ गए। तो ये सब जो है, यहाँ तक कि यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो ये सब इन्फेक्शन का जो है आपके लक्षण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लक्षण। उपचार की अब लक्षण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें आता है, इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, कारण तो देखिए, कारण में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, समझ। बात किया जाएगा यूटीआई का इन कारण होने का। तो देखिए, कारण में संक्रमण होगा, मेन संक्रमण है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये होता है, बैक्टीरियल जीवाणु के वाला संक्रमण होता है। ठीक है, तो यह किसी न किसी जीवाणु के कारण जो है हो सकता है, या ये अन्य संक्रमण के कारण भी जो है आपको यूटीआई हो सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, संक्रमण किसी भी चीज़ से हो सकता है, प्रदूषण के मतलब कुछ भी चीज़ से। ठीक है ना, संक्रमित होना। अब संक्रमित का उपचार क्या होता है, ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। ट्रीटमेंट में देख लीजिए, यूटीआई का उपचार कारण संक्रमण के प्रकार पर निर्भर करता है। यूटीआई जो होता है, चाहे यूटीआई आपका किसी में भी हो, मूत्राशय में हो, ब्लैडर में हो, मूत्रनली में हो, मूत्रमार्ग में हो, किडनी में हो, ठीक है ना। इन्फेक्शन जो होता है वह आपके कारण पर डिपेंड करता है। हो सकता है अन्य रोगों के कारण भी आपको जो है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, समझ गए। तो यूरिनरी हो सकता है या किसी रोग के, अन्य रोग के कारण भी इन्फेक्शन आपको यूरिन में बन रहा हो, यूरिनरी ब्लैडर में बन रहा हो, ठीक है ना, मूत्राशय में बन रहा हो। तो ये कारण जानना पड़ता है कि आखिर किस रीजन से आपका इन्फेक्शन जो है यूरिनरी ब्लैडर में है, या सिर्फ यूटीआई का इन्फेक्शन है, या किसी अन्य कारण से इसका इन्फेक्शन है। तो कारण पर निर्भर करता है ये, समझ गए। इसका उपचार, अधिकांश केस में संक्रमण का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मैंने बताया कि अधिकांश केसेज में, यूटीआई के केसेज में ये देखा जाता है कि अधिकांश केसेज में बैक्टीरियल जीवाणु वाला संक्रमण जो है प्रभावित करता है यूटीआई को। ठीक है, पैथोजन यानी जीवाणु के पहचान यूरिनरी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है। अब अगर आपको जानना हो यूरिनरी ब्लैडर यूटीआई जानना हो कि अगर कोई सिम्टम्स दिखे, तो आप उसके कारण कैसे पता करेंगे। तो कारण में यही पता करेंगे कि भाई आप उससे जो है क्या करें, जो यूरिनरी कल्चर होता है, कल्चर टेस्ट जो होता है, कल्चर यूरिन का टेस्ट करवाएं। उसमें आपका रूटीन टेस्ट हो सकता है, कल्चर टेस्ट हो सकता है। ठीक है, यूरिन का टेस्ट करवाएं। आप चाहें अपने ब्लैडर किडनी का यूएसजी करा सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप करवा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इसका ट्रीटमेंट, उपचार का यह एक साधन है। दूसरी चीज़ें इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको बैक्टीरियल यूटीआई अगर हो जाए, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर यूटीआई है किसी को, तो उसमें एंटीबायोटिक ड्रग जो है दिए जाते हैं। चूँकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को तो एंटीबायोटिक ही मारता है, तो उसके लिए आपको ड्रग्स दिए जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। और वो ड्रग्स जो होते हैं वो आपके देख लीजिए, फॉस्फोमाइसिन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है, सेफ्ट्रियाजोन हो सकता है, नाइट्रोफुरेटोन हो सकता है, ट्रिम्टोप्रिम हो सकता है, फ्लूमेथॉक्साजोल हो सकता है। ठीक है, सल्फा देख लीजिए, सल्फामेथोजोल हो सकता है, ट्रिम्थोप्रिन हो सकता है, नाइट्रोफुरेंटिन हो सकता है, सेफ्ट्रियाजोन, डॉक्सीसिलिन, फॉस्फोमाइसिन। तो ये सब जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको आपको जो भी याद रहे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली डॉक्सीसिलिन, सेफ्ट्रियाजोन, ये सब का काफ़ी ज़्यादा जो है
प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, बाकी याद रखिएगा नाइट्रोफुरेंटोइन, देख लीजिए ट्रिम्थोप्रिम एंड सल्फेमेथोजोल, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब कुछ एंटीबायोटिक दवा है जिसको चला सकते हैं। ओके, अब ये डोज पर निर्भर करता है, इसको बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है उपचार की अवधि कम से कम 5 से 7 दिन होती है। अब जो ऊपर के एंटीबायोटिक दवा है आपको कम से कम जो है 5 से 7 दिन ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इसके अलावा मरीज को पर्सनल हाइजीन बनाए रखने यानी स्वच्छता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन गंदगी वगैरह से ही फैलता है। पर्याप्त अधिक से मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है, समझ गए। मरीज को अधिक मात्रा में विटामिन सी युक्त पेय पदार्थ, ठीक है ना, क्रैनबेरी जूस, ठीक है, और प्रोबायोटिक्स लेने की जो है सलाह दी जाती है। देखिए अक्सर जो व्यक्ति कम पानी पीता है ना, तो उसको यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पकड़ता है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, समझ गए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, समझ गए। और अगर पता चले कि यूटीआई हो गया है तो विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन में मदद करता है, समझ गए, इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो ये विटामिन सी ले। और यूटीआई का इन्फेक्शन अगर होगा ना तो इसका एक जूस आता है, क्रैनबेरी का एक जूस आता है, ठीक है। ये क्रैनबेरी का जूस बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये दवाई के फॉर्म में भी जो है आपको आता है, मिल जाएगा। ये लेने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। ओके, तो इन सब चीज़ों को पर्सनल हाइजीन बना के आप इसे ठीक कर सकते हैं। ओके, रही बात कि आप इसे रोकथाम करने के, आप कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे रोकथाम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप रोकथाम कैसे करेंगे, तो प्रतिदिन कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीना है, यानी अधिक से अधिक तरल पेय पदार्थ लेना चाहिए यूटीआई का अगर मामला है तो। कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी चाय का सेवन न करना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आप कोई भी कैफीन पदार्थ कॉफ़ी चाय लेते हैं तो उसको न ले। प्रत्येक कुछ घंटों में यूरिनरी ब्लैडर रिक्त करना, ठीक है। अगर आपको महसूस दे बार बार यूरिन करने का तो यूरिन को रोक कर मत रखें, समझ गए, क्योंकि अंदर में वो इन्फेक्शन वाला रोक कर रखेंगे तो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा। तो आप यूरिनरी ब्लैडर को खाली करके रखें। ओके, टब स्नान की जगह शॉवर का प्रयोग करें, समझ गए, टब स्नान की जगह शॉवर का प्रयोग करें। शौच के बाद हमेशा फ्रंट टू बैक साफ करना, समझ गए। जब शौच करें तो ध्यान रखें स्वच्छता का, पूरा क्लीन करें, साफ करें अच्छे से। व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन बनाए रखें। और यौन संबंध के बाद एवं पहले यूरिनरी ब्लैडर रिक्त करना, यानी अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, बनाने से पहले और बाद में जो अगर आपको यूरिन है तो उस यूरिन को खाली कर दे, ब्लैडर को खाली कर दे। कॉटन के अंतः वस्त्र पहनना, सूती वस्त्र पहने। अधिक मात्रा में खट्टे फल विटामिन सी युक्त का सेवन करें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपना कर पर्सनल हाइजीन करके कुछ बातों को ध्यान में रख के आप यूटीआई से बच सकते हैं, यूटीआई को समाप्त कर सकते हैं, साथ में कुछ दवा का सेवन करके। तो अगर ये नॉर्मल देखा जाता है, अक्सर लोगों को यूटीआई हो जाता है, किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसमें आप क्रैनबेरी का जो जूस होता है वो ले, ठीक है। साथ में आपको विटामिन सी ले और पर्सनल हाइजीन वगैरह बना कर रखें। और ये सब चीज़ें करने से और बाकी डॉक्सीसिलिन सुबह शाम लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है आपको हो जाएगा, 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको होता है, समझ गए। अब ये चीज़ें मेल फीमेल किसी को हो सकता है, ये मत कहिएगा कि मेल को होगा कि फीमेल का होगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोंकाइटिस। शॉर्ट में ब्रोंकाइटिस के बारे में हमें बताना है। अब जो लोग ब्रोंकी के बारे में जानते होंगे कि ब्रोंकी क्या होता है, ब्रोंकी से ही आइटिस बना है। आइटिस क्या है, जिसके लास्ट में आइटिस लगा रहे, हम जानते हैं कि वह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। ओके, तो देखिए ब्रोंकी प्लस आइटिस, ब्रोंकाइटिस हो गया। इस ब्रोंकाइटिस के बारे में हमको शॉर्ट नोट्स बताना है। चलिए देखिए, ब्रोंकाइटिस कहा जाए माय डियर तो ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की बड़ी श्वसन नली के भीतरी भाग जिसे ब्रोंकी कहते हैं उसका इन्फ्लामेशन है, सूजन है। मैंने पहले ही बताया कि फेफड़ा का जो ब्रोंकी होता है, जो श्वसन नली होता है, जो बड़े श्वसन नली है, ठीक है, जो ट्रेकिया से अलग होता है। ट्रेकिया से दोनों फेफड़ा में जो ब्रोंकस अलग होता है, उस ब्रोंकस यानी उस ब्रोंकी का जो है आपका इन्फ्लामेशन आपका ब्रोंकाइटिस कहलाता है, ठीक है। श्वसन नली का आपका यह सूजन इन्फ्लामेशन होता है। ब्रोंकाइटिस के कारण श्वसन नली में समान से अधिक बलगम बनता है, जिससे फेफड़ों में वायु प्रवाह अवरुद्ध हो जाती है। इससे फेफड़े से संबंधित और जटिलता उत्पन्न हो जाती है। अब ब्रोंकाइटिस होता है, श्वसन नली है जिससे वायु का आदान प्रदान होता है जिस नली के द्वारा,
अब उस नली में मान गए बलगम बनने लगेगा तो क्या होगा, वह बलगम गाढ़ा होता है, वह आपके नली में अगर बनने लगेगा तो कहीं ना कहीं वह अपना जगह लेगा, अपना स्पेस लेगा, यानी उसमें कुछ अपना स्थान जो है छेकेगा। तो क्या होगा, उससे एक्यूपाइड करेगा अपना स्थान, तो बलगम क्या करेगा, सूजन कर पैदा करेगा, फुला देगा उस नली को, जगह उसमें कम कर देगा वायु को जाने के लिए। ठीक है, तो ये वायु प्रवाह को अवरुद्ध करता है, समझ गए, उसको रोकता है वायु को, और इससे जो अन्य समस्या है वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही अपन ब्रोंकाइटिस होता है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए, जैसे ये अपन ट्रेकिया है, बताया गया है ट्रेकिया है। ठीक है, अब ट्रेकिया जो है आपके क्या होता है कि दो अलग अलग जो है, ठीक है, अब ट्रेकिया जो होता है दो अलग अलग जो है आपको ब्रोंकस में टूट जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेज में टूट जाते हैं। अब ये जो ब्रोंकस होता है बहुत सारे जो है आपको ब्रोंकी में, बड़े बड़े ब्रोंकियों में इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो नली है, श्वास नली जो है, इस श्वसन नली में आपको अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग निकला हुआ है, समझ गए, अलग अलग निकला हुआ है। तो ये जो ब्रोंकी होता है, इस ब्रोंकी में इधर देखिए नॉर्मल है, रिलैक्स है, तो ये कितना अच्छा से दिख रहा है, फ्री दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये मोटा हो गया है और बलगम इसमें भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह वायु को अंदर जाने के लिए जो है रोकेगा, अवरुद्ध करेगा। तो यही अपन ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकी का इन्फ्लामेशन, सूजन ब्रोंकाइटिस कहलाता है, समझ गए। और यह ब्रोंकाइटिस होने से अन्य भी फेफड़ों का जो है समस्या उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके प्रकार की बात किया जाए माय डियर, तो प्रकार इसका दो प्रकार का होता है। इन्फ्लामेशन जो है दो तरीके से हो सकता है, एक तो अचानक होगा, एक्यूट होगा, और एक होगा जो क्रॉनिक होगा, जो धीरे 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 लंबे समय तक जो है यह आपको चलेगा। तो एक्यूट वाला अचानक होता है, जो 2 से 4 सप्ताह तक रहेगा तथा इसका उपचार संभव है और यह ठीक हो जाता है, एक्यूट वाला, समझ गए। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब दीर्घकालीन जो श्वास नली का जो शोध है, यह 4 सप्ताह से अधिक तक रहने वाली होती है, बीमारी है, और इसका जो प्रमुख कारण यह सीओपीडी का एक प्रमुख कारण बनता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कोरोनरी ब्रोंकाइटिस एक ऐसी श्वसन नली की समस्या है जो लंबे समय तक रहता है, और रहने के साथ यह जो है अन्य भी श्वसन से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। जैसे यह सीओपीडी उत्पन्न करता है, जो सीओपीडी जो है आपको यह 4 समस्या एक साथ जो है श्वसन नली का रहता है, समझ गए। तो यह सीओपीडी का प्रमुख कारण ब्रोंकाइटिस होता है, क्रॉनिक। इससे हुई क्षति कई बार समय के साथ बदतर हो जाता है, इसका उपचार कठिन होता है। इसीलिए आपको श्वसन में कभी समस्या लगे, कफ वगैरह हो, तो उसका अगर 2 से 3 सप्ताह है तुरंत उसको ट्रीटमेंट करा ले, उसका जो है सही से जांच करा के ठीक करवा ले। वरना इसी से ग्रसित होने के बाद अगर लंबे समय तक यह रह गया, महीने 2 महीने, तो यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको पकड़ सकता है, और फिर उससे रिलेटेड अन्य भी फेफड़े का यह जो है समस्या उत्पन्न कर सकता है, जैसे सीओपीडी। ओके, और यह कई बार अन्य भी समस्या क्षति पहुंचाता है, जिसका उपचार फिर कठिन हो जाता है। फिर लंबे समय तक जिंदगी भर आपको अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, और हमेशा दवाई का सेवन करना पड़ता है। तो क्रॉनिक वाला अगर है, एक्यूट वाला है, तो अचानक आएगा, कुछ दिनों में, कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, उपचार उसका संभव है, करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, नॉर्मल दवाई खाते रहेंगे, ठीक नहीं होगा, और वह लंबे समय तक आपके अंदर रह गया, तो वही जो है आपको अन्य भी समस्या फेफड़े के कर सकता है, क्षति पहुँचा सकता है। तो ध्यान रखें ब्रोंकाइटिस के बारे में। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। कारण की बात किया जाए माय डियर, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, फेफड़ा जो होता है, जो आपका ये इन्फ्लामेशन है, यह इन्फ्लामेशन आपको बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। यानी आपको ब्रोंकाइटिस उत्पन्न करने में बैक्टीरिया भी भूमिका निभा सकता है और वायरस भी भूमिका निभा सकता है। वायरल समस्या जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह बहुत सारे होता है ना, तो वायरस भी इसमें रोल अपना अदा करता है और बैक्टीरिया भी अपना रोल अदा करता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि किसके कारण है, वायरल है या बैक्टीरियल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करेंगे तो आपके नली में क्या करेगा, यह म्यूकस बनाएगा, और वह म्यूकस आपको श्वास नली को जाम करता है। तो स्मोकिंग भी इसका कारण बनता है। एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा गंदगी वाले एयर वाले आप वायु प्रदूषण वाले इलाके में रह रहे हैं, तो यह आपको
श्वसन के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करेगा गंदा वायु, और फिर वह श्वास नली को जाम करेगा और उससे ब्रोंकाइटिस होगा। ओके, तो गंदे वायु ये भी कारण बनता है। वायु में किसी चीज़ से एलर्जी होना, जैसे परागकण, समझ गए। अब वायु में कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको एलर्जी कर रहा हो तो उससे भी बचे, तो ये भी कारण है। फेफड़ों से संबंधित अन्य बीमारी जैसे अस्थमा, तो अस्थमा में भी आप लोग जानते हैं कि अस्थमा में भी जो है आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, श्वास नली में म्यूकस बन जाता है, समझ गए। तो फेफड़ा से संबंधित अन्य समस्या जैसे अस्थमा भी आपको ब्रोंकाइटिस जो है कर देता है, समझ गए। तो ये ब्रोंकाइटिस जो है आपका कारण बनता है, ये सब कारण है, ध्यान रखिएगा। खासकर धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, एयर पोल्यूशन, किसी वायु का एलर्जी होना, और फेफड़ों से संबंधित अन्य बीमारी जैसे अस्थमा, ये आपको कारण बनता है ब्रोंकाइटिस होने का। ठीक है, लक्षण की बात करेगा माय डियर, तो लक्षण में अब चूँकि फेफड़ा का समस्या है, श्वसन नली का समस्या है, तो इसमें लक्षण में क्या होगा। अब समझिए श्वसन नली में म्यूकस भरा है, म्यूकस बन रहा है, वह आपके वायु को अवरुद्ध कर रहा है। तो वायु को अगर जाने से अंदर रोकेगा फेफड़ा में, आपके उसमें कफ म्यूकस भरा है, तो उससे क्या होगा, क्या लक्षण दिखेगा, समझ जाइए। बार बार खांसी होगा, क्या होगा, सही से वायु नहीं जाएगा, आपका लगेगा कि कुछ चीज़ें जो है फेफड़ा चेस्ट के अंदर फंसा है, उससे खांसी होता है बार बार। ठीक है, म्यूकस होने से थकान महसूस होगा आपको, चूँकि आपका ऑक्सीजन सही से मिलेगा नहीं तो थकान महसूस होगा। सांस लेने व खांसते हुए सीने में दर्द होंगे। दर्द क्यों होंगे, क्योंकि आपका श्वसन नली इन्फ्लामेड है, सूजन है उसमें, फूला हुआ है, तो वो दर्द करेगा खांसते छींकते। ठीक है, सांस लेते समय आवाज़ आएगा घर घर का, क्यों, क्योंकि श्वसन नली में कफ भरा है। गले में तकलीफ होगा, आपको गले में क्या होगा, तकलीफ होगा। नाक बहना या नाक का बंद होना, ये भी कारण होगा। बुखार या ठंड लगना, ये भी जो है कारण हो सकता है, समझ गए। सांस लेने में तकलीफ तो होगा ही होगा, तो ये सब जो है आपको समस्या जो है बनता है। ठीक है, और जब सांस लेने में समस्या होगा तो आपको बेचैनी भी होगा, रेस्टलेस आप फील करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है आपके लक्षण में होते हैं। ओके, आगे मैं बात करूँ इसके उपचार की, तो माय डियर इसका उपचार में यही होता है कि ब्रोंकोडाइलेटर दवाई दिए जाते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर कहने का मतलब होता है कि ब्रोंकोडाइलेटर यानी ब्रोंकिया को फैलाने, डाइलेट करने वाला, ब्रोंकिया को फैलाने वाला दवा ब्रोंकोडाइलेटर होता है। जैसे थियोफाइलिन, ठीक है ना, एमिनोफाइलिन, जितना भी फाइलिन वाला दवा है वो डिलेटर होता है, वो आपके श्वसन नली को फैलाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है, जगह ज़्यादा मिलता है फैलने से। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेटर दवाई देते हैं। संक्रमण के उपचार हेतु एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक देते हैं जैसे अमोक्सिसिलिन, काफ़ी ज़्यादा फेफड़ा का इन्फेक्शन वगैरह में अगर आपको पेनिसिलिन ग्रुप का दवाई लेना है तो उसमें एमोक्सिक्लिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 625 mg। ओके, सांस लेने में अधिक समस्या होने पर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होने लगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन लेने में कठिनाइयाँ होने लगे तो फिर उसे जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी यानी अलग से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है ना, ऐसा एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें हमारा श्वसन नली फेफड़ा इन्वॉल्व हो और उससे जो है थोड़ा सा आसान हो, रिलैक्स हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उपचार में करवाते हैं, समझ गए। उसके बाद जो है आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ अन्य उपाय भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्य उपचार में, अन्य उपाय में हम लोग अत्यधिक मात्रा में तरल पीने के कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिफायर और वेपोराइजर का प्रयोग करते हैं, यानी जो भाप वगैरह होता है वो दिया जाता है मरीज को। पॉस्चुरल ड्रेनेज किया जाता है, एक ऐसा पोजीशन जिसमें पोजीशन देकर शरीर से जो अन्य तरल है उसको जो है निकाला जाता है। ठीक है ना, धूम्रपान का त्याग करना पड़ता है, वायु प्रदूषण, धूल, गैस से बचना पड़ता है, मास्क पहनिए ताकि आपको अन्य प्रदूषण ना हो। तो ये सब जो है अन्य उपाय करके हम इसे बचते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया।
तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पढ़ा दिया। यहाँ पे हो गया समापन। ठीक है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शॉर्ट क्वेश्चन में परिभाषा लिखिए। ठीक है, एक पेज में हो गया, काफ़ी हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसका परिभाषा हो जाएगा, समझ गए, परिभाषा हो जाएगा। परिभाषा के बाद जो है हम लोग इसके जो जानते हैं कारण, जानते हैं कारण बता देंगे। ठीक है, कारण में ये सारे चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, लक्षण देंगे कि भाई इस बीमारी का क्या क्या लक्षण हो सकता है। अब लक्षण, ये देखिए लक्षण जो है आपको अलग अलग होते हैं। एक लक्षण डायरेक्टली मेन होता है, जिस ऑर्गेन में समस्या है डायरेक्टली वहाँ से एक लक्षण आएगा, उससे संबंधित लक्षण आएगा। और एक लक्षण सहायक लक्षण होते हैं, जो उस रोग से संबंधित अन्य भी कुछ लक्षण आपको दिखते हैं, तो वो भी लक्षण लिखते हैं, समझ गए। उसके साथ जैसे जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं बता दूँ सहायक लक्षण क्या होता है। जैसे थकान महसूस होना। अब चूंकि यह सांस का समस्या है तो आप ये लगता होगा कि थकान कैसे महसूस होगा, डायरेक्टली तो इसका कोई संबंध है नहीं थकान से, लेकिन है, क्योंकि इसमें मरीज को श्वसन कष्ट होता है, ठीक से ढंग से श्वसन नहीं कर पाता है, ठीक ढंग से वायु अंदर नहीं जा पाता है, जिसके कारण ठीक ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो जब ऑक्सीजन ठीक ढंग से नहीं मिलेगा बॉडी को, तो बॉडी में तो थकान महसूस होगा ही होगा, तो बेचैनी होगा ही होगा। तो ये वही है सहायक लक्षण। ठीक है, ये चीज़ें हैं। खांसते खांसते, अब इसमें चूंकि खांसता है आदमी व्यक्ति ज़्यादा, तो खांसने से सीने में दर्द होगा, समझ गए। उसके बाद नाक बहना, नाक बंद होना, चूंकि यह एंटीवायरल के कारण भी हो सकता है ज़्यादातर मामला में, बुखार लगना, ठंड लगना। तो ये सब कुछ सहायक लक्षण, कुछ मेन लक्षण होते हैं, और सब मिला के इसके लक्षण में ही लिखा जाएगा। अब इसके उपचार में मैं बता दिया, ब्रोंकोडिलेटर ड्रग दीजिए। ब्रोंकोडिलेटर में क्या क्या होता है, थियोफाइलिन होता है, समझ गए। और भी जो है दवाई होते हैं फाइलिन वाला, समझ गए। संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, अगर वायरल वाला है तो एंटीवायरल ड्रग देंगे, समझ गए। ये चीज़ें हैं। और ऑक्सीजन की समस्या हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, समझ गए। अगर बहुत ज़्यादा अगर समस्या हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, तो उसके लिए इन्हेलर आता है सल्बूटामोल डालकर, तो इन्हेलर दे सकते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। कुछ अन्य उपाय में जैसे धूम्रपान को इग्नोर करना, धूम्रपान को छोड़ना, वायु प्रदूषण से अलग रहना, मास्क पहनना, ठीक है ना, ह्यूमिडिफायर और वेपोराइजर करना। वेपोराइजर का मतलब होता है कि जो वाष्प वाला जो ही इनहेल होता है, जो हॉट इनहेल होता है, वाष्प लेना, ठीक है ना, भाप लेना। आप भाप जो है आदि का, जिंजर का ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे आप उपाय करते हैं, हम लोग जानते हैं, समझ गए। तो जो भी उपाय है, अन्य उपाय में भी हम लोग वेपोराइजर करना, ह्यूमिडिफायर करना, ये सब शामिल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटी ऑफ जो है फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा तरल लेना, ये सब इसमें शामिल होता है। ओके, तो ये अन्य उपाय मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने तरीके से इसको हैंडल कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।